वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर लाइव है और मैं एक पाकिस्तानी। तो आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ, वो है इंडिया के बजट 2021 के हवाले से। वीडियो का नाम है बजट 2021 एनालाइज ऑफ बजट 2021 बाय प्रशांत धवन करंट अफेयर्स 2021। चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर्स। चैनल को आप जाके सब्सक्राइब करो, इनकी बाकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखें। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और उसके बाद अपना एज अ पाकिस्तानी रिव्यू देता हूँ। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार हमारे देश में हम देख रहे हैं पेपरलेस बजट। दैट्स ज्यादातर आपको याद ग्रेट होगा यार। कि बजट इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द इंटायर नेशन। फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रीफ आई केस में हेट व्हेन कुछ लोग पेपर्स पेपर लेके जाते जाया थे इन द करते हैं और पार्लियामेंट पेपर की और वहां पे कदर नहीं पढ़ते थे करते। कि ये होगा कंट्री का दिस इज बजट। अमेजिंग। मगर सिंस इस बार का बजट है पेपरलेस, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक क्लैप्स। ब्रीफ केस प्रेजेंट किया देश के सामने। इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की है एक टैबलेट। जी हाँ, ये टैबलेट है और टैबलेट के ऊपर ये है एक लाल रंग का कवर। और यहाँ पे आप देख पाओगे पार्लियामेंट में एक टैबलेट के जरिए इन्होंने पढ़ा है पूरा बजट। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक ऐप भी लॉन्च करी गई है फॉर द कॉमन मैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ऑफिशियल्स, इवन हम जैसे लोग। अगर हम चाहते हैं कि बजट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमको एक जगह मिल जाएं, तो उसके लिए लॉन्च करी गई थी यूनियन बजट मोबाइल ऐप। यहाँ पे ओह आप देखोगे वाओ। गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप आपको मिल जाएगी, यूनियन बजट ऐप डेवलप्ड बाय एनआईसी। और यहाँ पे आपको टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे रिलेटेड टू द बजट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम मीडिया में आर्टिकल्स में कहते हैं बजट। जी हाँ, बजट आपको कहीं पे ये जो वर्ड है यूज किया हुआ मिलेगा नहीं, इसको प्रॉपर्ली कहा एवरी जाता है इंडियन द एनुअल सिटीजन को फाइनेंशियल जाके ये स्टेटमेंट। ऐप तो इस जाके वीडियो में सबसे चेक पहले करनी मैं आपको चाहिए। ये बताऊंगा बहुत कि बजट से इंफॉर्मेटिव लग रही रिलेटेड है। जो मेजर हाइलाइट्स हैं ये क्या है, जिस पर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। उसके बाद जो 6 पिलर्स हैं इस बार के बजट के, आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है इस बार, इसके 6 पिलर्स ये हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सो हाइलाइट्स में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आई है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देखो, इसके लिए सरकार ने यहाँ पे एलोकेट किए हैं आने वाले 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपीस। इसके अंडर होगा क्या? देखो, इस योजना के अंडर कोशिश ये है कि इन द फ्यूचर अगर कोई पेंडेमिक आता है, कोई बीमारी अगर फैलती है, तो उससे निपटने के लिए इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। इसमें बहुत से स्टेप लिए जाएंगे। पहली बात तो जो भी हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि कल को अगर सरकार को डेटा चाहिए, कल को अगर मान लो फिर से पैंडेमिक फैलता है, टेस्टिंग हो रही है, सरकार को डेटा चाहिए कि इस स्टेट में कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, कितने लोग स्वस्थ हैं, तो जल्दी से इंटीग्रेटेड आपस में डेटा शेयर करने वाली जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, इनका डेटा सरकार यूज कर सकती है टू मेक अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। उसके अलावा प्लान ये है कि 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएंगे इन 11 स्टेट्स। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये होगा एक रिसर्च प्लेटफॉर्म जो हम बनाएंगे इंडिया में विद द हेल्प ऑफ WHO। और ये कवर करेगा पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इसे भी प्रिपेयर किया जाएगा अंडर द स्वस्थ भारत योजना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो यहाँ पर WHO सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा। WHO ये कह रहा है कि जो इंडिया में सेंटर बनाएंगे, ये पूरा जो ये रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे आसियान देश भी आते हैं, इन सब को भी कवर करेगा। और बेसिकली ये वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगा क्या यहाँ पे लोग इलाज करने के लिए आएंगे? नहीं। 2017 में मैं आपको ये बताता हूँ कि WHO ने ये कहा था कि हमको खोलने चाहिए वन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। इसका मेन फोकस होगा समझने में कि बीमारियां बेसिकली आती कहाँ से हैं। जो जूनोसिस है, मतलब कि जो बीमारियां जो जानवरों से फैलती है इंसान में, और उसके बाद म्यूटेट करके इंसान से इंसान में भी फैलने का पोटेंशियल रखती है, ये बीमारियां किस तरीके से डेवलप होती हैं, कहाँ पे इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस पर प्रॉपरली रिसर्च होगी इस वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये WHO की वेबसाइट है। बाय द वे, WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब लिखेंगे। मैं इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूंगा थ्रू आउट द वीडियो, तो उसका आंसर आप करते रहना इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल क्वेश्चन होंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको आंसर दूँ ही, आप आराम से खुद भी सर्च कर सकते हैं। सो देखो, यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वन हेल्थ क्या है। ये है फॉर जूनोसिस, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। और लॉन्ग टर्म में इससे हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां जानवरों को होती है उसका भी इलाज हम ढूंढ पाएं, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि जानवर भी बहुत ही लंबे समय तक बीमार रहें, जानवरों में भी कोई वायरस लगातार फैलता रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो म्यूटेट होकर इंसानों को भी अटैक कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लगता है देख करके अब इस पर फाइनली काम हो रहा है, मगर डेट देके खराब लगता है कि काश इस पर
आज से 3-4 साल पहले ना सिर्फ इंडिया ने, पूरी दुनिया ने काम स्टार्ट कर दिया होता, तो टुडे वी वुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पेंडेमिक। नाउ इस सब के अलावा 9 बायो लेवल 3 सेफ्टी लेबोरेटरीज भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी इन द कंट्री। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लेबोरेटरीज। अगर आपको इन द फ्यूचर स्टडी करना है, कंट्रोल करना है किसी नई बीमारी को जो बहुत ही तेजी से फैल रही है, बहुत डेंजरस है, बहुत लीथल बीमारी है, तो उसको स्टडी करने के लिए ऐसी लेबोरेटरीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उस सब के अलावा हम 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ओपन करेंगे फॉर वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होती है? वायरोलॉजी वो ब्रांच होती है साइंस की जहाँ पे आप स्टडी करते हो वायरसेस को। तो इन अ ग्लांस आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ऑब्वियसली फील करते होंगे कि इनके टेन्योर में ही ये बहुत बड़ा पेंडेमिक आ गया, तो इनकी लेगेसी का एक पार्ट ये भी है कि ये इंश्योर करें कि आने वाले 10-20 साल में अगर फिर से ऐसा पेंडेमिक आता है, कोई बीमारी फैलती है, तो इंडिया उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहे, आत्मनिर्भर रहे ना। इस योजना में इस सब के अलावा, वायरस पे फोकस करने के अलावा, इन्होंने और भी काफी सारे काम किए हैं। फॉर एग्जांपल हजारों रूरल और अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि सेटअप किए जाएंगे 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 यहाँ पे ओपन करेंगे मोबाइल हॉस्पिटल्स। मोबाइल हॉस्पिटल्स मतलब कि हॉस्पिटल्स जो मूव कर सकते हैं। ये रूरल एरिया और रिमोट एरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल जो भी हमारा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रांग बनाएगी पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी जो हमारी एक एग्जिस्टिंग, एक आप कह सकते हैं मिशन, एक मिशन ही कहेंगे इसको हम, ये है नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंडर ये सब काम हम कुछ हद तक कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स की इंप्रूवमेंट, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना, ये सब हम कर रहे हैं। तो जो ये नई योजना है ये इसके एडिशन काम करेगी। और सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि इस योजना के अंडर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। और इस योजना को हम फंड इसलिए कर पाएंगे क्योंकि इस बार हेल्थ में सरकार बहुत ही ज्यादा हाइक कर रही है अपनी स्पेंडिंग। यहाँ पे आप देखोगे टोटल इस बार के बजट में 137% की हाइक है। करनी भी चाहिए, जिस तरह का वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक चल रहा है और कोविड चल रहा है, बजट करना बनता है। और हाईलाइट मैं आपको यही बता दूं, आपने काफी आर्टिकल्स देखे होंगे, वहां पे ये लिखा है कि जो सीनियर सिटीजन हैं अबव द एज ऑफ 75, इनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो बिल्कुल सही बात है, मगर इसमें कैच है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनका जो इनकम सोर्स है ये है पेंशन या फिर इंटरेस्ट। कुछ अमाउंट उन्होंने रखा है बैंक में, उसका उनको इंटरेस्ट आता है, या फिर उनकी पेंशन आती है फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर किसी और सोर्स से, तो उनको ही यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है कि आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे 78 ईयर्स का कोई सीईओ काम कर रहा है, तो उन्हें तो अपना आईटीआर अपना फाइल करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखो प्राइमरली है एक रिलैक्सेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि आप सोच कर देखिए काफी बार उनको 75 की एज के बाद भी डॉक्यूमेंट्स हर साल अरेंज करने होते हैं, सीए से बात करनी होती है, फिर सीए भी आराम से 500-1000 रुपए लेगा आईटीआर फाइल करने की। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे इनको यहाँ पे मुक्त कर दिया गया है, और ये मैं कहूंगा काफी अच्छा स्टेप है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो जो डायरेक्ट टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया। ये देखो काफी अलग अच्छी बात भी है। लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सिंस इस बार पेंडेमिक की वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, सरकार को एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े हैं, तो डेफिनेटली इस बार ये टैक्स चेंज करेंगे। जो लोग ज़रा कमाते हैं, 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। मगर सरकार ने अभी के लिए कोई चेंज नहीं किया है टू द मेन डायरेक्ट टैक्स स्लैब। हाँ, इन्होंने यहाँ पर एक बात ऐड कर दी है कि जो डिविडेंड टैक्स है इसमें दे दिया रिलैक्सेशन। डिविडेंड देखो होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां पे लिखा होता है डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स। आप उस म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, तो जिन कंपनीज में वो म्यूचुअल फंड पैसे डालता है वो अगर जब भी डिविडेंड देंगी तो वो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। आप डिविडेंड डायरेक्टली भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई शेयर खरीदते हो रिलायंस का, आप पूरे साल तक वो शेयर होल्ड करके रखते हो और उस कंपनी को काफी प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है कि मुकेश अंबानी डिक्लेयर करें कि इस साल के लिए जो हमारा शेयर है वहां पर शेयर हम 15 रुपए का डिविडेंड देंगे। एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो ये डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो वो अलग बात है, वो शेयर बस होल्ड करके बैठा है, इसीलिए उसको 15 रुपए मिलेंगे पर शेयर। ये एक बेसिक एग्जांपल है एक डिविडेंड का। तो डिविडेंड पे जो टैक्स लायबिलिटी है अब इसको कुछ हद तक चेंज कर दिया गया है टू ए कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब कि जब डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा, जब आपको मिल जाएगा डिविडेंड, तभी आप पे लायबिलिटी बनती है कि आपको डिविडेंड पे टैक्स पे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस सब के अलावा देखो एक काफी वरिंग बात ये भी सामने आई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिवील किया यहाँ पर कि जो भी चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है इस वक्त, जो शुरू हुआ था कई महीनों पहले, आज भी कायम है लद्दाख के आसपास, इसमें टोटल इंडिया को खर्चा आया है 20,000 करोड़ से भी ऊपर, 20,776 करोड़ रुपीस टू बी एग्जैक्ट। इसमें देखो खर्चा मेन ये था
कि हमको सोल्जर्स मोबिलाइज करने पड़े नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के आसपास। इनको सप्लाई चाहिए थी, हमको बहुत सारा फूड एम्यूनेशन स्टोर करना पड़ा। कल को हमें पता नहीं है बेसिकली चाइना ने अचानक से यहाँ पर 1 लाख सोल्जर क्यों डिप्लॉय कर दिए, आज तक हमको पता है नहीं इसका रीजन क्या है। हमारे विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि हमने प्रॉपरली समझा नहीं है कि चाइना ये सब करना क्यों चाहता है। मगर इंडिया को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में ही ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पे खर्चा आ गया। तो ये देखिए काफी वरिंग बात है। इससे आप कह सकते हैं चाइना ने दैट्स वेरी पिछले सैड। कई इसलिए मैं महीनों कहता हूँ में जंगे एक नहीं बहुत बड़ी करनी चाहिए, कॉस्ट इंपोज इसलिए करी है इंडिया अपना पर। ये खैर पैसा होती गुर्बत मेन के ऊपर हाइलाइट्स ऑफ द बजट। लगाया अब जाए। बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट में देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स। इन्हीं पिलर्स पे बना है ये पूरा बजट। नंबर 1 जो पिलर है ये है हेल्थ और वेलबींग। इसलिए जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है ये 137% बढ़ाया गया और नई योजना भी यहाँ पर सामने आई है। फिर उसके नीचे लिखा है फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया की जो ग्रोथ है इसको हमें रिवाइव करना है। आगे देखो जो तीसरा पिलर है ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। देखो डेवलपमेंट तो अपने आप में हो जाएगी मगर इंक्लूसिव होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा ना हो कि बस अमीर और अमीर होते जाएं, जो गरीब है जो मिडिल क्लास है उनको अपनी वेल्थ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर यहाँ पे है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। इसमें इन्होंने प्राइमरली फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट पे फिर से। और फिर यहाँ पे जो 5वां पिलर है ये है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा पिलर यहाँ पे है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस पूरे बजट का हेल्थ और वेलबींग, सबसे पहले फोकस करते हैं इस पर। यहाँ पर वित्त मंत्री ने ओपनली ये कहा है कि हमारा फोकस है यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज पर। एक तो है प्रिवेंटिव, फिर क्यूरेटिव और वेलबींग। जब हम बात करते हैं देश के हेल्थ और वेलबींग की, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आने वाले समय के लिए मास्क रेडी रखो, हमारे पास वायरोलॉजी की लैब्स होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि कैसे ये बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनका क्योर हम कितनी जल्दी डेवलप कर पाएंगे, और ओवरऑल देश की जो वेलबींग है, देश के लोगों की जो हेल्थ है, ये भी हम कैसे कर सकते हैं इंप्रूव। तो सबसे पहले इस पिलर में, बाय द वे ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन बजट वेबसाइट, ठीक है। तो 100% प्योर ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा आपके सामने है। इन्होंने यहाँ पर बात करी है पहले पिलर में कि देखिए आपके सामने हमने ला दी है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसमें ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की जाएगी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू मेक इंडिया पावरफुल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो इस योजना के अलावा आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये मर्ज कर रहे हैं 2 प्रोग्राम्स को। यहाँ पे लिखा है कि वी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान, और इन दोनों को मर्ज करके सरकार फिर से लॉन्च करेगी मिशन पोषण 2.0। 2.0 भी इसको आप कह सकते हैं। और मिशन पोषण 2 अपने आप में एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICSD, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान अपने आप में, फिर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रच स्कीम, ये सब आती है मिशन पोषण 2.0 के अंडर। फिर यहाँ पे आगे बात की गई है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में। सरकार ने WHO की यहाँ पे काफी कोटेशन यूज करी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि WHO ने बार बार ये कहा है कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनवायरनमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अचीव करना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो इसके लिए जल जीवन मिशन अर्बन ये बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा और इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी आने वाले 5 साल में। इसका टोटल आउटले है एक मैसिव 2,87,000 करोड़ रुपीस। फिर आगे ये लोग बात करते हैं क्लीन एयर के बारे में भी। ये भी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए अ मैसिव 2,217 करोड़ रुपीस फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन इन दिस बजट। इसमें ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे 42 अर्बन सेंटर्स और वहां पर ये अमाउंट खर्चेंगे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आगे यहाँ पे बात की गई है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। स्क्रैपिंग पॉलिसी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार ये कह रही है कि जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल्स है, इनका होगा फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल। अगर कोई किसी की कार है, कोई स्कूटर है, और कमर्शियल व्हीकल्स के केस में यहाँ पे होगा 15 ईयर्स का पीरियड। इन टेस्ट से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर जो भी यहाँ पे अनफिट व्हीकल्स हैं, ये सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा है अनफिट व्हीकल्स, जो बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, उनको धीरे धीरे हम फेज आउट करें स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर।
इसमें देखो काफ़ी फ़ायदा है, एनवायरनमेंट भी सेव होता है और उसके अलावा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी? अगर मान लो कई लोग हैं जिनकी पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं, काफ़ी पॉल्यूशन करती हैं, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर अपनी जो पुरानी गाड़ी है ये छोड़ देते हैं, अब ये परचेज़ करेंगे नई कार। इससे जो अभी के लिए हमारी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, ये इंडिया में कार मैन्युफैक्चर और करेगी। कार की, कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है ये तेज़ी से बढ़ने वाली है, इससे नौकरियां भी आएंगी। तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा एक लेकिन इसकी ये स्टेप मुझे है बाय द समझ नहीं गवर्नमेंट आई ऑफ कि ये इंडिया। कमेंट्स में आगे मुझे फिर यहाँ पे बताइए कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर किसी की अगर अनफिट व्हीकल निकल आती है तो वो अगर क्या वापस करेंगे, बस ऐसे छोड़ देंगे और क्या वो बेचेंगे हुकूमत को, या जो भी स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर अदारा होगा वो खरीदेगा उनसे, या फ्री में बस उठा के ले जाएंगे? तो ये मुझे अभी इंटरेस्टिंग है, तो इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए अगर कोई इंडियन सुन रहा। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर वो अनफिट व्हीकल आम पब्लिक वाला उस अदारे को बेचेगा या उसको बस उठा के ले जाएंगे फ्री में? वैक्सीन्स में यहाँ पे बात करते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में। ये मैं आपको बता दूं, हाल ही में इंडिया ने लॉन्च करी है फर्स्ट इंडिजिनसली मेड 100% मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये होती क्या है? ये एक वैक्सीन है निमोनिया से बचाने के लिए। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स को अटैक करती है और इसके लिए वैक्सीन इंटरनेशनली अवेलेबल थी, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो इंडियन वैक्सीन है नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बाहर के इंस्टीट्यूट से जो फॉर्मूला है, जो बेसिक आप कह सकते हैं किस तरीके से इसको डेवलप करना है, ये नॉलेज लेकर इंडिया में इसको करते रहे मास प्रोड्यूस। तो अब इंडिया ने, भारत सरकार ने फाइनली एक खुद की न्यूमोकोकल वैक्सीन डेवलप कर दी है। इट इज ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और अभी के लिए ये लिमिटेड है सिर्फ 5 स्टेट्स में। सरकार इन द फ्यूचर पूरे देश में इसको लॉन्च करेगी और सरकार को उम्मीद ये है कि सिंस निमोनिया से ऑन एवरेज पूरे देश में हजारों बच्चों की मौत होती है अनफॉर्चुनेटली, तो इस वैक्सीन से हर साल हम 50,000 बच्चों की डेथ रोक पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है फॉर कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पर 35,000 करोड़ के जो फंड्स हैं ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और आगे यहाँ पे कैटेगोरिकली ये बोला है कि पिछले साल जो हमारा हेल्थ का बजट था उसमें हमने टोटल खर्चे थे अराउंड 94,000 करोड़ रुपीस। इस बार जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ और वेलबींग को लेकर ये 2,23,000 करोड़ से भी ऊपर है। आगे जो सेकंड पिलर है यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। इसके अंडर आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सरकार अभी भी कह रही है कि जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फोकस है, जो हमारा सपना है, वो भी खोया नहीं है। इन द फ्यूचर हम बिल्कुल 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अचीव करेंगे, मगर कब अचीव करेंगे इसके बारे में कोई मुझे टेक्स्ट मिला तो नहीं है, मुझे तो नहीं मिला वैसे। तो अब सरकार ने शायद जो अपना डेडलाइन है ये शायद एक्सटेंड कर दी होगी, या अभी के लिए डेडलाइन के बारे में बात कर नहीं रहे। मगर सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी अगर बनाना है देश को, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को हमको देना होगा बूस्ट। उसके लिए है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इसके लिए सरकार ने यहाँ पे कमिट किए हैं एक मैसिव 1,97,000 करोड़ रुपीस फॉर ओवर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। जो अगला यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2021-22 से, सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्चेगी अंडर दिस स्कीम। फिर आगे देखो यहाँ पे बात करी गई है टेक्सटाइल्स के बारे में। टेक्सटाइल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर जॉब क्रिएशन। इसके अंडर ये कह रहे हैं कि जल्द ही लॉन्च की जाएगी एक स्कीम, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम मित्र। इसके अंडर प्लान ये है, लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स हम एस्टैब्लिश करेंगे इन इंडिया। ये कह रहे हैं दिस विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू एनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट्स। अब अगेन ये स्कीम के बारे में इनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर ये बनाएंगे पार्क्स, ये भी रिवील किया नहीं है इन्होंने। इसके लिए जो अमाउंट है ये एलोकेट कर दिया है और जो टारगेट है ये सेट कर दिया अभी के लिए। फिर आगे इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है एसेट मोनेटाइजेशन पे। इसका अर्थ क्या है? देखो, सरकार को आज के समय चाहिए पैसा, सबको चाहिए, मगर सरकार को ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा है। एसेट मोनेटाइजेशन के अंडर जो एसेट सरकार के पास हैं, इनके पास जो लैंड बैंक्स हैं, इनके पास कई बैंक्स हैं, कोई कंपनीज हैं, इनको या तो ये सेल करेंगे या फिर इससे जो भी पैसा ये निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। और सिंपली इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। अगर इन द फ्यूचर नई बिल्डिंग्स बनानी है, नई स्मार्ट सिटीज बनानी है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो हमारे पास कई लैंड बैंक पड़े हैं, कई हमारे पास एसेट्स पड़े हैं, उसको मोनेटाइज करना ही होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। फिर आगे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है इस पूरे बजट में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस। सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने प्रिपेयर कर दिया है एक नेशनल रेलवे प्लान फॉर इंडिया 2030।
ये प्लान है ताकि हम क्रिएट कर पाएं This is फ्यूचर रेडी interesting. रेलवे सिस्टम 2030 तक। तो ये बात आपसे काफी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस ईयर का टारगेट रखा है टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम इन इंडिया। और इसमें मेन देखो फोकस यहाँ पे रखेंगे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे एक बार जरा ये मैप देखो। अब इंडिया में अगर मान लो आपको गुड्स मूव करने, आप जाते हो यहाँ पे दिल्ली से लेकर गुजरात तक, जल्दी से आपके गुड्स जाएं। गुड्स मूव करना आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि अगर गुड्स की मूवमेंट ज्यादा होती है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी। जो भी आज के समय आप बड़ी आइटम्स देखोगे उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे नहीं होती, उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे दिल्ली में, कुछ बनेगा इंदौर में, कुछ यहाँ पे बनेगा इन मुंबई में। जितनी जल्दी से आपका माल, आपका जो गुड्स है ये ट्रैवल करेगा विद इन कंट्री, उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी इंप्रूव होगी। चाइना की देखो तरक्की का एक बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम है। और बाय द वे लॉजिस्टिक्स को लेकर, लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं इसको लेकर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। आप अगर टाइप करोगे वर्ल्ड अफेयर्स लॉजिस्टिक्स पार्क तो आपको मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप देखना, उसमें मैंने इस इशू को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। तो इस बजट में भी आप अगर देखोगे तो प्राइमरली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में ज्यादा नीचे आए। इंडिया में आपको अगर गुड्स मूव करने हैं तो ये आपके लिए काफी आसान हो। इसके लिए आपको बताऊंगा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे कॉरिडोर भी हम बिल्ड कर रहे हैं। मालगाड़ी के लिए ये कॉरिडोर होंगे बस। एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, फिर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये दोनों कह रहे हैं कि कमीशन हम कर देंगे जून 2022 तक। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी वेट कर करके थक गया था, लोग मुझे कहते रहे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैं सोचता था ये बन के तैयार कब होगा, मगर खैर अच्छी बात है, दोनों अब ये जून 2022 तक बन के तैयार हो जाएंगे। बजट में तो एटलीस्ट ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च के साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पर वीडियोस लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो ओवरऑल रेलवेज को जो अमाउंट एलोकेट किया गया है इस बजट में रेलवे मंत्रालय को, ये है 1,10,055 करोड़ रुपीस। आप अगर रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज रिमेंबर दिस अमाउंट। फिर आगे हम बात करते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि पिछले 6 साल में इन्होंने देखी है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स और अचीवमेंट्स हुई हैं पावर सेक्टर में। ऑब्वियसली ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर हुआ है ये सब रिफॉर्म्स। सरकार यहाँ पे कह रही है कि हमने ऐड किया है 139 गीगावाट को ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी और भविष्य में इसको काफी हद तक एक्सपैंड करने का भी प्लान है। और इसके लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक रिवैम्प्ड रिफॉर्म बेस्ड रिजर्व लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये लॉन्च करेंगे। अभी ये बस बता रहे हैं स्कीम लॉन्च करेंगे, स्कीम क्या होगी क्या होगा ये बाद में पता लगेगा। बीच में कभी भी हो सकता है कि आने वाले 5-6 महीनों में जून जुलाई अप्रैल के आसपास कभी भी एक न्यूज़ आ जाए कि एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है फॉर द पावर सेक्टर। इसमें भी के लिए हमको बस ये पता है कि सरकार आने वाले 5 साल में खर्चेगी मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीस और ये पैसा दिया जाएगा उन डिस्कॉम्स को ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएं फॉर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग। जो मीटरिंग होती है आपके घर में जो मीटर लगा होगा उसकी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग हो, फीडर सेपरेशन हो और अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम की। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 5 साल में जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसमें भी आप बहुत ही बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, विच इज अ गुड थिंग। फिर यहाँ पे उन्होंने बात करी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि लॉकडाउन के टाइम में भी जो फ्यूल सप्लाईज हैं ये लगातार लोगों को मिलती रहे, कहीं पर ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी इसकी कमी है। तो फ्यूल सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए कह रहे हैं कि इस सेक्टर को इन द फ्यूचर हेल्प करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कुछ की इनिशिएटिव्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखो फ्यूल बाय द वे ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जो लोग घर में यूज करते हैं कुकिंग फ्यूल, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फ्यूल। तो इसके लिए उज्ज्वला स्कीम के अंडर, जिसके अंडर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 8 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल चुका है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि 1 करोड़ और बेनिफिशरीज यहाँ पर जुड़ पाएं। तो टोटल 9 करोड़ बेनिफिशरीज आपको दिखेंगे इन द फ्यूचर उज्ज्वला स्कीम के अंडर। और उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है? ये है एलपीजी गैस कनेक्शंस के लिए फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ और बेनिफिशरीज यहाँ पे जुड़े जाएंगे। फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में और डिटेल्स अभी दिए नहीं है, बाद में इस पे और अनाउंसमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में एक गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी ये सेटअप करेंगे फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइंस। फिर आगे लोग यहाँ पे बात करते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज के बारे में। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमारे, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे और हमारे पास जो सरकारी बैंक है, इनमें सरकार ने पिछले कई सालों में लाखों करोड़ों रुपए इंजेक्ट किए हैं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। इन बैंक्स को पहली बात तो
इतने एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट किया नहीं जा रहा। बार बार हम सुनते हैं कि किसी ना किसी बैंक में स्कैम हो गया, कभी नीरव मोदी का स्कैम हो जाता है, कभी विजय माल्या का स्कैम होता है, और बहुत ही आसानी से कई लोग यहाँ पे बस लोन लेकर देश के बाहर भाग जाते हैं। उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, मगर अभी भी आप अगर देखो तो बहुत सारे सरकारी बैंक्स हैं, वहां पर एनपीए का इशू है, और इन बैंक्स को अगर फाइनेंशियली स्टेबल रखना है तो सरकार को अपनी तरफ से इनमें लगातार पैसा डालना होगा। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है कि सरकार टैक्स पेयर का पैसा 20,000 करोड़ रुपए ये यहाँ पर पंप कर रही है एक लॉस मेकिंग बैंक को लगातार आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा इन बैंक्स के बारे में भी, और इसलिए आई भारत थिंक सरकार ने यहाँ पर ये भी प्राइवेटाइज कहा है कर कि देना 2 चाहिए पब्लिक बैंक्स को। सेक्टर बैंक्स की डिसइन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर करी जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री वाइज किस मंत्रालय को कितना एलोकेशन हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेजर एलोकेशन है मिनिस्ट्री के, सबसे ज्यादा यहाँ पे एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4,78,196 करोड़ रुपीस, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया अमाउंट, सबसे ज्यादा ये वॉर्ड्स तो मिनिस्ट्री के करनी हिसाब से। है ना। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ जो मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे मैं नाम लूंगा ना, काफी मुश्किल काम है, पता नहीं कितने लोग करेंगे इसको। इन सब मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को यहाँ पे मिले हैं 54,581 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यहाँ पर मिले हैं 73,932 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिले हैं यहाँ पर 93,000 करोड़ से भी ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का मैंने आपको बता दिया था 1,10,000 करोड़ से भी ऊपर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिले हैं यहाँ पर 1,18,000 करोड़ के आसपास। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको मिले हैं 1,31,000 करोड़ के आसपास। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,33,000 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ होम को दिए गए हैं 1,66,000 करोड़ रुपीस, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिए गए हैं 2,56,000 करोड़ से भी ज़रा का अमाउंट ना। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं फिस्कल पोजीशन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में फिस्कल सरप्लस तो है नहीं, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, जितना आपके पास पैसा आ रहा है जितना आप खर्च रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट देश का बढ़ गया है, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा। सरकार ने टैक्स स्लैब में कुछ चेंज नहीं किया, हम लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स अभी के लिए तो इम्पोज किया नहीं गया। फिर सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि नई योजनाएं लाएंगे, जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है वहां पे करोड़ों नई फैमिलीज को ऐड करेंगे, कई और खर्चे करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि फिस्कल डेफिसिट देश का बढ़ना ही वाला है। ऑलरेडी सरकार कह चुकी है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा टोटल खर्चा होगा अराउंड 30 लाख करोड़ के आसपास, ये बढ़ के 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और फिस्कल डेफिसिट अभी के लिए यहाँ पे कह रहे हैं द फिस्कल डेफिसिट इज पैक्ड एट 9.4% ऑफ जीडीपी, ये बहुत ज़्यादा है। काफी मतलब आप कह सकते हैं जितना हम कमा रहे हैं जितना हम खर्च रहे हैं उसमें जो गैप है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एक एक्ट की भी बात की है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम जानते हैं कि FRBM एक्ट के हिसाब से, FRBM की फुल फॉर्म क्या है, FRBM की फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसके हिसाब से लिखा हुआ था 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट बाय 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ऑब्वियसली हम लोग 3% से काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो फिर से इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया जाएगा इस एक्ट में ताकि हम चेंजेस करें। बेसिकली हमारी जो डेडलाइन थी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की, ये कोविड-19 ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दी है, काफ़ी खर्चा हुआ है यहाँ पर। इसलिए सरकार यहाँ पे कह रही है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर उसमें हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल सरकार के पास जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा मैं कहूँगा सोर्स है बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज़। अगर सरकार के पास 1 रुपये आता है तो उसमें से 36 पैसे आते हैं उधार से, और बाकी इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं उस सब से। अब ये लगातार बढ़ रहा है पिछले कई सालों से ये पोर्शन। अब इसके बढ़ने से खतरा ये है कि अगर सरकार मार्केट से, वर्ल्ड बैंक से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से लगातार ये जो डेट है ये उठाती रहती है तो डेट की आपको सर्विसिंग भी करनी होती है। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे सरकार का सबसे ज़्यादा जो अमाउंट खर्चे में लगता है, द रुपी गोज टू, सरकार के पास अगर 1 रुपी है तो उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे जाता है, तो 20 पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। तो सरकार के बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, जो इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये टेंशन की बात है, कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि या तो हम अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, या तो जो टैक्स स्लैब है इसमें चेंज करेंगे, अमीरों पे और टैक्स लगाएंगे, नहीं तो सरकार इन द फ्यूचर बड़े खर्चे नहीं कर पाएगी। तो अभी के लिए देखिए जो मेन पॉइंट्स है बजट के, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं।
बाकी अगर कोई योजना रह रही हो, कोई स्कीम रह रही हो, उस पर इन द फ्यूचर मैं डेडिकेटेड वीडियो या फिर जो एमसीक्यू वाली वीडियो होती है उसमें उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी फुल डिटेल्ड इंडियन बजट 2021 की। इससे अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ख्याल से इंडिया के बजट 2021 के हवाले से हो नहीं सकती। पूरी एक एक छोटी छोटी पिलर्स, जो उनके मेन 6 पिलर्स थे बजट के हवाले से, वो तमाम इस वीडियो के अंदर बयान किए गए थे। और कितना बजट कहाँ कहाँ एलोकेट हो रहा था, वो एक एक छोटी छोटी डिटेल और पूरी एज अ करंट अफेयर्स के हवाले से और स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से और उनको याद करवाने के हवाले से तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर बयान की गई हैं। बाकी जो डिटेलिंग है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च होना चाहिए था, वो तो ज़्यादातर तो इंडियन आवाम को खुद पता होगा कि कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होना चाहिए था। मैं लेकिन एज अ पाकिस्तानी और फ़ॉरेन सिटीज़न होने के नाते जहाँ तक मैंने इस वीडियो के अंदर देखा है, तो ऑब्वियसली डिफेंस के अंदर हर कंट्री का काफ़ी बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा बजट के अंदर डिफेंस के लिए रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कंट्री सेफ़ नहीं होगी तब तक तो कहीं की कोई भी प्रोजेक्ट सेफ़ नहीं है, तो इसलिए डिफेंस तो ऑब्वियसली रखा ही जाता है। लेकिन अगर आपके नेबर से ताल्लुकात अच्छे हों या जो जिनसे आपका ख़तरा हो, तो अगर ताल्लुकात अच्छे तो डिफेंस ज़रा कम हो जाता है। तो मेरा मानना ये है पाकिस्तान और इंडिया को बैठकर अपने दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस बजट को कम करवाना चाहिए और टेंशन ज़रा कम रखनी चाहिए ताकि डिफेंस बजट कम हो जिस तरह। और इस वक्त तो इंडिया के अंदर चाइना से भी काफ़ी ख़तरात है, तो इसलिए लद्दाख वगैरह से भी काफ़ी ख़तरा है, तो इसलिए काफ़ी उन्होंने उधर ऑलरेडी खर्चा हो चुका, जैसा कि वीडियो के अंदर बताया कि इतने हज़ार करोड़ वहाँ पर लग चुका हुआ है। तो ये बहुत एक सैड रियलिटी है कि हमारे एशिया के अंदर इतने डिफेंस बजट रखे जा रहे हैं और गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से गुर्बत के हवाले से ज़्यादा काम करना चाहिए हर कंट्री को, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो। तो इस बजट के अंदर तो काफ़ी इन्होंने हेल्थ सेक्टर को काफ़ी प्रमोट किया और काफ़ी पैसा एलोकेट रखा है। तो उम्मीद है कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स इनके कंप्लीट होंगे। आने वाले अरसे के लिए की भी प्लानिंग की गई है। अगले 10-15 सालों में कोई अगर पेंडेमिक आता है या कोई भी बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए भी पहले से तैयारी हो। तो उन्होंने उसके अंदर भी हर सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स उन्होंने WHO की मदद से रखे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। और बाकी एयर पोल्यूशन वगैरह के लिए भी काफ़ी उन्होंने अच्छी स्कीम्स लॉन्च की। और वो एक मैंने आपसे पूछना था कि जो मैंने वीडियो के दौरान भी पूछा था कि स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसकी मुझे अगर कहीं से डिटेल मिलेगी स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, और अगर अनफिट हो जाती है व्हीकल, ऑब्वियसली होती है 15-20 सालों के बाद तो अनफिट ही होती है, चाहे आप उसको रीसेल भी कर दो, लेकिन अगर वो स्क्रैप में जाएगी तो वो किस तरह जाएगी, यानी कि सिटीज़न उस अनफिट व्हीकल को बेचेगा या वो अदारा जो होगा स्क्रैपिंग का वो वैसे ही उठा के ले जाएगा। तो अगर वैसे उठा के ले जाता है तो ये तो नुकसानदेह। अगर वो रीसेल हो, अगर वो सेल हो जाती है और फिर गवर्नमेंट का दायरा उसको स्क्रैप करता है, वो तो फिर फ़ायदे की चीज़ है कि बंदा कोई सिटीज़न जैसे कोई मिडिल क्लास होता है वो नई कार भी ले सकता है। अगर वो सेल करता है तो दोबारा से कुछ पैसे डाल के उस पर इन्वेस्ट करके नई कार दोबारा से वो ख़रीद सकता है। तो अगर इस तरह है तो स्क्रैपिंग पॉलिसी अच्छी है। अगर वो खाली बस अनफिट है और उसको वो सिर्फ स्क्रैप कर देंगे ज़बरदस्ती, तो वो तो गलत चीज़ है। तो इसकी अगर मुझे कहीं से डिटेल मिले, तो कोई अगर सुन रहा है तो इसकी डिटेल मुझे कमेंट में बता दे। होगा अगर कोई वीडियो है इससे रिलेटेड तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। पाकिस्तान और इंडिया का बजट का कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ऊपर है और उनकी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा है, उनकी मैन्युफैक्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर है। तो फिगर्स के हवाले से बजट का कंपैरिजन बनता नहीं। तो ओवरऑल अगर इंडिया का बजट देखा जाए तो अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो काफ़ी बेहतर था फिगर्स के वाले से। और अगर इम्प्लीमेंटेशन आवाम को पता होगा कि पिछले 2020 में क्या था और अब क्या था और इतने सालों से क्या बनता आ रहा है, और इम्प्लीमेंट ये चीज़ें बजट में होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर कोई छोटा सा घर भी हो आप आपस में फैमिली का, तो उसमें भी जब तक आप बजट नहीं बनाते तो आपके गोल्स वगैरह अचीव नहीं होते। जब तक आपका गोल ही नहीं पता कि हमने इस साल करना क्या है, तो तब तक इंसान कामयाब नहीं होता। तो इसी तरह कंट्रीज़ का बजट भी होता है।
तो पहले बजट बनता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस होती है, फंड एलोकेट्स होते हैं, उसके बाद जाकर होता है। लेकिन एशिया के अंदर मैंने ये देखा है कि बजट में और बाकी बातें तो हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि नीयत अगर अच्छी भी है तो इतने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इतना वो स्लो काम करते हैं, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, फाइल यहाँ से वहाँ जाने में इतने महीने लग जाते हैं। तो एक साल में तो दोबारा से नया बजट आया था और दोबारा से वही बातें हो रही होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन इंडियन आवाम मुझे बताएगी कि भाई ये इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते। चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं बजट में सुनने के लिए। और जो बजट से मुझे याद आया कि जो इनका था ना पेपरलेस बजट, ये काफ़ी अच्छा, और इन्होंने ऐप बकायदा इंट्रोड्यूस करवाई है कि आम सिटीज़न भी जाकर चेक कर सकता है कि क्या बजट रखा गया। और मेरे मशवरा है कि हर सिटीज़न, इंडियन हर सिटीज़न्स को जाकर ये बजट रीड करना चाहिए, ऐप के अंदर जाकर भी रीड करना चाहिए, और तमाम मेन चीज़ें रीड करनी चाहिए। और आने वाले इलेक्शंस में दोबारा से सवाल करने चाहिए कि आपने हमसे ये वादा किए थे, ये पूरे हुए हैं या नहीं हुए। पूरे हुए तो दोबारा उनको री इलेक्ट करें, पूरे नहीं हुए तो फिर किसी और पार्टी को चांस दिया जाना चाहिए। जब तक सिटीजन्स को अपने राइट्स का नहीं पता होगा, कोई भी कंट्री तरक्की नहीं करती, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, या चाहे भी कोई भी यूरोपीय कंट्री हो। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके अलावा किसी इंडियन सिटीजन को किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहिए तो वो मुझे कमेंट में वो वीडियो सजेस्ट कर सकता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी सजेस्ट की हुई वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन और रिव्यू